नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन सेल बायोलॉजी की 6th क्लास है ये, जिसमें बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। इससे पहले जितने भी सेल ऑर्गन्स थे, चाहे डबल मेम्ब्रेन वाले हो, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो और चाहे विदाउट मेम्ब्रेन वाले हो, उनके बारे में अपन ने अच्छे से बात कर ली है। जो नोट्स शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा है, लगभग पिछले एग्ज़ाम में भी वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। अब आज बात करते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र होते क्या हैं? गुणसूत्र क्या होते हैं? एक तंतुनुमा संरचना होती है। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं कि गुणसूत्र एक तंतुनुमा संरचना होती है। तंतुनुमा मतलब इसको कहते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके केंद्र के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कुंडलित संरचनाएं होती है जो किसके अंदर पाई जाती है? केंद्र के अंदर पाई जाती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, वो गुणसूत्र होती है। फिर उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी और वोल्डेयर एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? वोल्डेयर। इन्होंने क्या किया था? इनका नाम दिया था, वो क्या दिया था? गुणसूत्र नाम दिया था। फिर आगे बात करें कि अब देखो, ये गुणसूत्र केंद्र के अंदर दिखाई कब देंगे? जब क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। उस समय क्या होगा? कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन की धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक के अंदर केंद्र के अंदर जो ये होते ही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी साथ साथ में लिखने रहना। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर केवल क्या होता है? एक गुणसूत्र पाया जाता है। उनके अंदर केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, या जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर वो गुणसूत्र उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में केवल एक ही रहता है। वहाँ क्या होता है? अब देखो, वहाँ कोशिका द्रव्य में क्यों रहता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ये जो एक गुणसूत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित रहता है। फिर आगे बात करें कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, उनमें केंद्र के अंदर क्रोमेटिन जाल के रूप में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। फिर ये तो बता दिया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दिखाई देते हैं। फिर अगर आगे बात करते हैं तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र क्या करते हैं? ये गुणसूत्र आनुवंशिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिक इकाइयों का मतलब जो लक्षण होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वहन करने का कार्य भी कौन करते हैं? ये आपके गुणसूत्र करते हैं या क्रोमोसोम करते हैं। अतः गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक वाहक भी कहते हैं। आनुवंशिक वाहक का मतलब इनको क्या कहते हैं? हेरिडिटी वाइकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, जो करैक्टर होते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहता है? हेरिडिटी वाइकल्स भी कहा जाता है। तो ये, अब उसके बाद में आगे बात करते हैं कि जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप कोशिकाओं के अंदर कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, द्विगुणित होती है। युग्मक होते हैं, उसके अंदर जो होता है वो क्या होती है? n होती है। n होती है मतलब अगुणित होती है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है। ये एक छोटे छोटे पॉइंट है, जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या कहलाती है? जीनोम कहलाती है। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश क्या होता है? त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। फिर गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन, आकृति का अध्ययन क्या किसमें किया जाता है? RBSc बुक के अंदर लिखा हुआ है कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन, अ से आकृति और अ से क्या होता है? एनाफेज होता है। याद रखने के लिए ए, इस अ से ए ले जाना, ए से एनाफेज होता है। तो गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किसमें किया जाता है? एनाफेज अवस्था में। गुणसूत्रों की संरचना जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब ये M मॉर्फोलॉजी और M मेटाफेज। तो गुणसूत्रों की संरचना या मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज के अंदर किया जाता है। आकारिकी या का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एनाफेज के अंदर किया जाता है। जो गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं, वी स्ट्रक्चर होती है, VL और VJ
एल और आई, ये स्ट्रक्चर किसके कौन सी अवस्था के अंदर दिखाई देती है? एनाफेज अवस्था के अंदर दिखाई दी हुई। ये आरबीएससी की किताब के अंदर लिखा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं गुणसूत्रों की आकृति, गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसा होता है। तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। किस अवस्था के अंदर? एनाफेज अवस्था के अंदर। एनाफेज स्टेज के अंदर गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर की स्थिति पर निर्भर करती है। गुणसूत्र बिंदु, इनकी आकृति जो होती है ना, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर निर्भर करती है। अब से गुणसूत्र बिंदु की स्थिति या सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, उनकी लोकेशन के आधार पर गुणसूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब गुणसूत्र कहाँ होता है? गुणसूत्र बिंदु जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है? बीच में होता है। देखो ये सेंट्रोमियर बीच में पड़ा है, इधर ये और इधर ये मेटासेंट्रिक होते हैं। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब मध्य से थोड़ा हटकर होता है, बीच से लेकर थोड़ा हटकर होकर इधर वाली एक बड़ी होगी, जिसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और एक होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है? किनारे पर होता है, थोड़ा सा ये ऐसे पाया जाता है। और फिर होता है टीलोसेंट्रिक। गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है? शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है, जिसको क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये 4 संरचनाएं बनती है। कौन सी संरचना बनती है? एक बनती है जिसको देखो कौन कौन सी, एक मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको याद रखना, मस्त से याद रख लेना कि MSAT, ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इसके जो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है? वी बनती है, एल नहीं, वी, फिर एल, जे और आई, इस तरह की ये आपको याद रखनी है कि कौन सी अवस्था के अंदर आकृति वी शेप में मतलब गुणसूत्र की कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। जो 4 प्रकार के बनते हैं, मेटासेंट्रिक उसके अंदर वी दिखाई देता है, जो सब मेटासेंट्रिक है उसमें एल टाइप का, एक्रोसेंट्रिक में जे टाइप का और टीलोसेंट्रिक में आई टाइप का दिखाई देता है। तो ये आपको याद रख लेना है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो शीर्ष के ऊपर उपस्थित होता है। फिर आगे बात करें कि सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम, एक प्लांट होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है वो फंगाई के अंदर, काउको के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। फिर सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम के अंदर, ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज प्रोफेसर के अंदर पूछा हुआ है कि सबसे अधिक गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं? ऑफियोग्लोसम के अंदर होते हैं। और वो कितने होते हैं? 1260 होते हैं। ये पादप के अंदर होते हैं। पादप के अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र किसके? पादपों के अंदर ऑफियोग्लोसम। और ये ऑफियोग्लोसम क्या है? एक टेरिडोफाइटा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक गुणसूत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग के पादप में होता है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो जो क्वेश्चन था वो किसके अंदर, वो किस में होता है? ऑफियोग्लोसम। और ऑफियोग्लोसम एक क्या है? टेरिडोफाइट है। ये आपको याद रखना। सबसे कम गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस के अंदर होते हैं, जो पादप होता है जिसमें सबसे कम गुणसूत्र। जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस मेगालोसिफेला के अंदर होता है, वो सबसे कम गुणसूत्र होता है जंतुओं के अंदर। उसके बाद में जंतुओं के अंदर सर्वाधिक इसके अंदर होता है ओलोकेंथा, जिसके अंदर कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो आपको ये जो डाटा दिया है ये आपको सीधा, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं, सीधा आपको याद रखना है। तो ये याद रखना कि ऑफियोग्लोसम जो होता है वो क्या होता है? एक टेरिडोफाइट होता है जिसके अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो ये आपको याद रखना। एक होता है अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड मध्य अवस्था मेटाफेज की अवस्था के अंदर दिखाई देता है। प्रत्येक गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं जिनको क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर आता है एनाफेज अवस्था, पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे और विपरीत ध्रुवों की ओर। अब यहाँ से सेंट्रोमियर से अलग नहीं होंगे, लेकिन जब ये एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज सेकेंड आएगा, तब वहाँ से सेंट्रोमियर से भी अलग हो जाते हैं। फिर आता है इस अवस्था में डॉटर
इस अवस्था में इन्हें क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम भी कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। तो एनाफेज स्टेज में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस अवस्था में जो एनाफेज अवस्था में है वो गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्रोमेटिड्स का निर्माण इंटरफेज के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है कि क्रोमेटिन का निर्माण, देखो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो लिखा हुआ है। क्रोमेटिड्स का निर्माण इंटरफेज में होता है। और बाकी आप अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं या फिर आपको जो समझना है वो समझते रहना। मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बना है, कहाँ से बना है, और मतलब एक रिवाइज क्लास के रूप में आपका ये चलेगा। फिर क्रोमोमियर जीन की समान संरचना होती है जिसमें गुणसूत्रों का आनुवंशिक वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों को आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। यह गुणसूत्र का वह भाग होता है जहाँ से कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु जुड़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। यह गुणसूत्र का वह भाग होता है जहाँ पर कोशिका विभाजन के समय क्या जुड़ते हैं, तर्कुतंतु जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है द्वितीयक संकीर्ण, फिर आता है सैटेलाइट और फिर आता है टीलोमियर। टीलोमियर ध्रुवता उपस्थित होती है, इसके कारण टीलोमियर के कारण क्या होती है, ध्रुवता उपस्थित होती है। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, गुणसूत्र का रासायनिक संगठन जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, क्षारीय प्रोटीन होता है और अम्लीय प्रोटीन भी होता है। क्षारीय प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अम्लीय प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उसके अंदर उसके बाद बात करें खनिज लवण और आयन भी पाए जाते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, ये आयन्स भी पाए जाते हैं। फिर आता है सोलेनॉइड संरचना का संबंध किससे होता है, सोलेनॉइड। ये पूछा गया है कि सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है कि क्रोमेटिन से होता है। क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक, मतलब गुणसूत्रों को जो क्रोमेटिन होता है उसका उपयुक्त अभिरंजक जिसको किससे रंगा जा सकता है, तो भी आपको याद रखना है एसीटोकार्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है, इंटरफेज के अंदर होता है, अंतरावस्था के अंदर अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आती है न्यूक्लियोसोम, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है न्यूक्लियोसोम। इसकी संरचना जो देखो, न्यूक्लियोसोम की खोज किसने की थी, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने की थी। डीएनए और न्यूक्लियोसोम होता क्या है, जो डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड होता है वो, और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन अगर जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोड कहते हैं। और इस क्रोमेटिन पदार्थ टोटल क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो सोलेनॉइड मॉडल होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसोम केंद्रक युक्त कोण जिसको कोर पार्टिकल भी कहते हैं, और उसके साथ एक लिंकर डीएनए उपस्थित होता है। अब इसके केंद्र न्यूक्लियोसोम के अंदर देखो, ये जो केंद्रीय प्रोटीन होते हैं, केंद्रीय युक्त कण जिसको कोर प्रोटीन भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, H2A, H2B, H3, H4 गुणा 2, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, अष्टक हो जाएंगे। ये देखो 8 हो जाएंगे, अष्टक हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का 2 से होता है गुणा, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे अष्टक। और इसके साथ एक लिंकर डीएनए होता है जिसको क्या कहते हैं, H1 कहते हैं, वो लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए से संबंधित होता है, कौन होता है वो, H1 होता है, तो वो लिंकर डीएनए से संबंधित होता है। डीएनए की कुंडली से लिपटी हुई संरचना होती है, उसके चारों और कोर प्रोटीन जिसको कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम युक्त डीएनए पुनः कुंडलित होकर सोलेनॉइड संरचना बनाती है। एक सोलेनॉइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम, एक सोलेनॉइड के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसोम की संरचना में निम्न में से कौन सी प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है वो लिंकर डीएनए से संबंधित होता है। अभी बताया, ये जो प्रोटीन होता है कौन सा, H1 प्रोटीन होता है, वो किससे संबंधित है, लिंकर डीएनए से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो ये H1 होता है, ये होता है, और ये कौन सा होता है, H1 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर गुणसूत्रों के प्रकार की बात करें, गुणसूत्रों के प्रकार में आता है 2 प्रकार के गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र और एक अलिंग गुणसूत्र, और तीसरा आता है विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्रों के अलावा कायिक लक्षणों को निर्धारण करने वाले जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, अलिंग, जिसको ऑटोसोम्स भी कहते हैं,
वो क्या करते हैं, कायिक लक्षणों को निर्धारण करते हैं। वो वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और एक मनुष्य के अंदर अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी। और जो 23वां जोड़ा होता है वो कौन सा होता है, लिंग क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, 23वां जोड़ा होता है। फिर इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 22 जोड़ी मतलब 44 अलिंग, 44 होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, जिनको एलोसोम भी कहा जाता है। ऑटोसोम कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 44, 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 होते हैं वो क्या होते हैं, एलोसोम होते हैं, जिनको लिंग गुणसूत्र जैसे एक्स और वाई वाला जो बता रखा है वो होता है। फिर आते हैं विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र में सबसे पहले आता है पॉलीटिन। पॉलीटिन या इसको कहते हैं लार ग्रंथि गुणसूत्र, लार ग्रंथि गुणसूत्र या इसको बहु गुणसूत्र भी कहा जाता है, पॉलीटिन भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलीटिन या लार ग्रंथि गुणसूत्र या बहु गुणसूत्र की खोज किसने की थी, बालबियानी ने की थी, आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉलर ने इसको क्या कहा था, पॉलीटिन नाम दिया था। ड्रोसोफिला मच्छर और काइरोनोमस की लार के अंदर, ड्रोसोफिला मच्छर और काइरोनोमस की लार के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पॉलीटिन गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए इसको लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं, बहु गुणसूत्र भी कहते हैं। डीएनए की अधिकता के कारण इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महागुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, महागुणसूत्र भी कहते हैं। इसका निर्माण अंतःपुनः द्विगुणन द्वारा क्या कहते हैं इसको, एंडो डुप्लीकेशन द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। अब पॉलीटिन के अंदर क्या याद रखना है कि किसकी खोज किसने की थी, बालबियानी ने की थी। किसके अंदर पाया जाता है, जो ड्रोसोफिला होता है, मच्छर होता है, काइरोनोमस, इनकी लार के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको लार गुणसूत्र, बहुगुणसूत्र भी कहते हैं, महागुणसूत्र भी कहते हैं। और इनका निर्माण एंडो डुप्लीकेशन के द्वारा इनका होता है। फिर आता है लैंप ब्रश गुणसूत्र भी कहते हैं, दूसरा लैंप ब्रश गुणसूत्र। इसकी खोज किसने की थी, रुकर्ट ने की थी। किसने की थी, रुकर्ट ने इसकी खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन अवस्था के दौरान ये पाए जाते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो क्रिसमस ट्री के समान होती है। किसके समान होती है, क्रिसमस ट्री के समान होती है। क्रिसमस ट्री के समान होती है संरचना, किसकी होती है, लैंप ब्रश गुणसूत्रों की संरचना क्रिसमस ट्री के समान होती है। कार्य इसका होता है पीत का निर्माण करती है, प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है। कौन करता है, लैंप ब्रश गुणसूत्र करने का कार्य। फिर आता है सहायक क्रोमोसोम या बी क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बी गुणसूत्र भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, विल्सन ने की थी। फिर ये मक्का और कीटों के अंदर जो पाया जाता है उनको सहायक गुणसूत्र। हेट्रोक्रोमेटिक प्रकृति होती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय ये अदृश्य हो जाते हैं। आनुवंशिक में योगदान नहीं होता है, इनका आनुवंशिकता में कोई योगदान नहीं होता है, केवल सहायक गुणसूत्र के रूप में ये काम करते हैं। तो ये लगभग अपने जितने कोशिकांग थे वो पूरे हो गए हैं। इसमें जो अपन ने बात की थी वो इम्पोर्टेंट बात गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको बता दी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी है। उसके अलावा एक दो चीज़ें आप ऐड करना चाहो तो कर दीजिए कि जो ये लैंप ब्रश गुणसूत्र होते हैं, ये जो लैंप ब्रश गुणसूत्र होते हैं, इन पर कार्य करने वाले कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी पूछा जाता है कि इन पर सबसे पहले कार्य किसने किया था, इनके ऊपर सबसे पहले कार्य किसने किया था, सबसे पहले कार्य किसने किया था, इसको भी आप लिख लेना। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका एक क्विज़ बना के क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन आप इसको और लिख दो कि इसके ऊपर सबसे पहले जो कार्य किया था, इसको पेन को थोड़ा पतला करते हैं, इसके ऊपर जो कार्य किया था सबसे पहले, उन वैज्ञानिकों के आप नाम याद रख लो। एक वैज्ञानिक का नाम है दुर्ये, दूसरा है डोडोशन, दूसरा आप नाम याद रख लेना डोडोशन, और तीसरा नाम आप याद रखना गुरनोट और डेनन, गुरनोट और डेनन। ये इन चार वैज्ञानिकों ने मिलकर, इसके साथ और भी थे, कालन था, इनके साथ एक वैज्ञानिक और था, नाम लिख दो कालन, और इनके साथ और था गाल। ये जो सब वैज्ञानिकों ने मिलकर लैंप ब्रश गुणसूत्र के ऊपर सबसे पहले कार्य किया था। और बाकी लैंप ब्रश गुणसूत्र की खोज आपको याद रखना है किसने की थी, रुकर्ट ने की थी, ये आपको याद रखना है। तो ये कार्य किसने किया था ये आपको याद रखना है कि दुर्ये, डोडोसन, गुरनोट, डेनन, कालन और गाल। अब विशेष रूप से इन्होंने जो कार्य किया था वो उभयचरों के ऊपर किया था,
लैंप ब्रश गुणसूत्र के अंदर उभयचरों के ऊपर किया था, और उभयचरों में भी सबसे पहले किसके ऊपर, शालामेंडर के ऊपर। किसके ऊपर, शालामेंडर के ऊपर सबसे पहले काम किया था। और इन्होंने इनके विशेष ये जो लैंप ब्रश गुणसूत्र हैं इनके बारे में बताया था। तो ये आपको इन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। बाकी इसका शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्रिसमस ट्री के समान होती है, वो तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इस यूनिट के अंदर था वो अपन ने कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला मिलते हैं, कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।